हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सोगा स्टार्ट किया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें यूनिट 1 में हम लोग कर रहे थे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो चलिए एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। देखिए, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये मैंने आपको बताया था, सेल ऑफ गुड्स के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी होता है। प्रॉपर्टी का मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि अगर कभी भी सोगा की बात हो रही हो, सोगा में प्रॉपर्टी वर्ड है, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। तो देखिए, ओनरशिप, ओनरशिप इन गुड्स, जनरल प्रॉपर्टी। तो बेटा, जनरल प्रॉपर्टी है और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए ये पेन आपने खरीद लिया, इस पेन का पोजीशन, इस पेन की ओनरशिप आपके पास में आ गई, दिस इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वहां पर एक स्पेशल कंडीशन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास में आया है। जैसे हमने गुड्स को प्लेज किया, प्लेज करने में क्या होता है? हमने लोन लिया, लोन को सिक्योर करने के लिए किसी चीज को गिरवी रखा है। मान लीजिए ये पेन को मैंने आपके पास में गिरवी रखा, तो जब तक मैं लोन चुका नहीं देता हूं तब तक इस पेन का पोजीशन आपके पास में रहेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल प्रॉपर्टी। तो स्पेशल प्रॉपर्टी जनरली लोन वगैरह को सिक्योर करने के केस में, स्पेशल केसेस में आती है। लेकिन जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जनरल प्रॉपर्टी का मतलब जब हम गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है, तो यहां पर अगर हम कभी भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहां पर जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी कि गुड्स के ओनरशिप की बात करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, नेक्स्ट आता है प्राइस, सेक्शन 2 क्लॉज 10। प्राइस का मतलब क्या हो गया? प्राइस का मतलब कंसीडरेशन, प्राइस का होना जरूरी है। ये भी मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि यहां पर प्राइस का होना जरूरी है। प्राइस का मतलब क्या है? मनी, कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब देखिए, प्राइस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होनी चाहिए, और एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए प्राइस का होना जरूरी है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर मुफ्त में अगर किसी को कोई सामान दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? गिफ्ट। एक्सचेंज में अगर लिया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? बार्टर। और ये दोनों ही कवर नहीं होते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो बदले में प्राइस का मिलना, उसकी कीमत का मिलना जरूरी होता है। अब देखिए, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो देखिए, सेल का मतलब क्या हुआ? सेल का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है विद कंसीडरेशन। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब अभी केवल एग्रीमेंट हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी केवल एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज के लिए हुआ है? सेल करने के लिए, यानी कि अभी कंप्लीट सेल नहीं है। सेल से पहले क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल बेटा क्या होता है? जब फ्यूचर गुड्स को ट्रांसफर करने की बात हो रही होती है, जहां पर सेल होगी फ्यूचर में, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, उसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। सेल के केस में क्या होता है? ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होगी, तुरंत ट्रांसफर होगी। एग्रीमेंट टू सेल में अभी केवल एग्रीमेंट हुआ है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो भी गया है ना, तो भी अभी ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप अभी भी सेलर की है। क्यों? क्योंकि अभी एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ है। तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फॉर अ प्राइस। देखिए, mode of contract of sale of goods, a contract for the sale of goods may be either through sale or agreement to sell where a property in goods is transferred from the seller to the buyer। तो जहां पर सेलर के पास से बायर को ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सेल। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। यहां पर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? यहां पर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर टाइम में, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। या तो कुछ कंडीशन पूरी होंगी, या फ्यूचर का टाइम डिसाइडेड है कि उस टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर होगी, लेकिन इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होगी। या तो कुछ कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद में, या एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम के बाद में ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलेप्सेस और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो बेटा, यह एग्रीमेंट टू सेल
सेल में कब कन्वर्ट होगा? जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, या फिर जो स्पेसिफिक टाइम डिसाइडेड है फ्यूचर का, जब वो फ्यूचर का टाइम निकल जाएगा उसके बाद में वहां पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, सेक्शन 4। आगे देखते हैं डिफरेंस एक बार सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो इसमें तो इमीडिएट हो रही है, इसमें फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, यानी कि एक डेट स्पेसिफाइड है फ्यूचर की, या तो उस डेट में होगी या किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद में। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सेल हमेशा एग्जीक्यूटेड होगी, यानी कि पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया है तभी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। यहां पर क्या है? एग्जीक्यूटरी है, यानी कि फ्यूचर में परफॉर्म करना पड़ेगा। रेमेडीज फॉर ब्रीच, यहां पर अगर सेल हो गई है तो फिर वहां पर सेलर क्या करेगा? प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है। यहां पर अभी ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, तो इस वजह से बेटा प्राइस के लिए सूट फाइल नहीं करेगा, यहां पर वो कॉम्पनसेशन के लिए जाएगा, यानी कि डैमेजेस के लिए जाएगा। किसी चीज की कीमत हम तभी तो मांग सकते हैं ना जब उसकी ओनरशिप हमने ट्रांसफर कर दी है। अगर ओनरशिप अभी भी सेलर के पास में और बायर ने गुड्स को ब्रीच कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो वहां पर प्राइस की डिमांड नहीं करी जाएगी, वहां पर किसकी डिमांड करी जाएगी? कॉम्पनसेशन की। आगे देखते हैं लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज, तो यहां पर लायबिलिटी ऑफ द बायर होगी सेल के केस में, यहां पर लायबिलिटी ऑफ द सेलर होगी। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क किसका होगा? अगर सेल हो गई, रिस्क और ओनरशिप ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। अगर सेल हो चुकी है तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया है, तो रिस्क किसका होगा? हमेशा बायर का होगा। लेकिन अभी एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास में? सेलर के पास में, तो रिस्क भी किसका होगा? सेलर का होगा। अब देखिए सेल एंड नेचर ऑफ राइट, सॉरी, जस्ट एंड रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम। तो देखिए सेल के केस में क्या होता है? हमेशा राइट इन रेम होता है। राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगर किसी चीज की ओनरशिप मेरे पास में है तो पूरी दुनिया में से कोई भी आदमी हमसे वो प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में मेरे पास में राइट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के। तो अगर सेल हो चुकी है तो इसका मतलब उसमें मेरे पास में राइट इन रेम है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो एग्रीमेंट टू सेल में अभी मेरे पास में ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक राइट है। क्या राइट है? कि हम सेलर को फोर्स कर सकते हैं कि भाई तुमने मेरे साथ में एग्रीमेंट किया, अब इसकी ओनरशिप भी हमको ट्रांसफर करो। तो यहां पर हमारे पास में जो राइट होगा वो केवल और केवल सेलर के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो इस वजह से इसको बोला जाता है राइट इन पर्सोनम। राइट ऑफ रीसेल, तो सेलर कभी भी सेल के केस में अगर गुड्स को बेच दिया गया, गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, तो अब सेलर का तो राइट है नहीं, तो सेलर वहां पर उसको रीसेल नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो ओनरशिप किसकी है? अभी भी सेलर के पास में, तो सेलर अगर चाहे तो वहां पर गुड्स को रीसेल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अब अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? अगर सेल हो चुकी है तो गुड्स की ओनरशिप, इसका मतलब बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अब अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर क्या होगा? गुड्स की डिलीवरी किसको दे दी जाएगी? गुड्स की डिलीवरी दे दी जाएगी बायर को। क्यों? क्योंकि बायर की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो देखिए ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। तो गुड्स की डिलीवरी वो किसको देगा? गुड्स पे राइट सेलर का नहीं होगा, गुड्स पे राइट ऑफिशियल असाइनी का नहीं होगा, गुड्स पे राइट किसका होगा? बायर का होगा। लेकिन हाँ, अगर प्राइस देना बचा हुआ है, अनपेड सेलर था, तो ऑफिशियल असाइनी प्राइस के लिए बायर से अमाउंट रिकवर कर सकता है। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उस केस में क्या होगा? वहां पर ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? गुड्स पे अपना कंट्रोल ले लेगा। लेकिन अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है तो प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, वहां पर उससे प्राइस रिकवर नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अब अगर मान लीजिए बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो क्या होगा? तो सेल के केस में ऑफिशियल असाइनी गुड्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ऑफिशियल असाइनी यहां पर गुड्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। राइट तो ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताए थे, दो पार्टीज होनी चाहिए, बायर एंड सेलर, कंसीडरेशन होनी चाहिए, प्राइस इन मनी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल गुड्स होंगे। फुलफिल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी सारे पूरे होने चाहिए। दूसरा, गुड्स की डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप टू टेक प्लेस। सेल तभी मानी जाएगी जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होगी। अब देखिए सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम
अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखिए सेल के जैसे ही कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके साथ में कुछ डिफरेंस बताया गया, जैसे सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज बेटा क्या होता है? हायर परचेज होता है जिसमें गुड्स पहले हायर पे दिए जाते हैं, जिसमें गुड्स पहले हायर पे दिए जाते हैं, उसके बाद में बायर के पास में ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो ओनरशिप को अपने नाम पर करवा ले। इसका मतलब क्या हुआ? बायर के पास में दो रास्ते हैं, या तो वो ओनरशिप अपने नाम पे करवा लेगा या अपने नाम पर ओनरशिप नहीं करवाएगा, गुड्स दे देगा सेलर को वापस। हायर परचेज जनरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है। बायर के पास में ऑप्शन होता है कि वो सारी की सारी जब इंस्टॉलमेंट पे कर देगा सेलर को, तो वहां पर गुड्स की ओनरशिप बायर को मिल जाएगी। लेकिन जब तक सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती हैं तब तक वो ओनरशिप किसके पास में रहेगी? तब तक वो ओनरशिप रहेगी सेलर के पास में। तो देखिए सेल अगर हो रही है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत। लेकिन यहां पर कब होगी? जब मैंने बताया जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द पार्टी, तो यहां पर बायर इज लाइक दैट ऑफ ओनर। तो सेल अगर हो चुकी है तो बायर क्या होगा? बायर ओनर होगा। लेकिन यहां पर केवल पोजीशन जा रहा है। हायर परचेज के केस में क्या होता है? पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है बायर को, इमीडिएट पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा बायर को, लेकिन ओनरशिप सेलर की ही रहती है। तो यहां पर जो बायर होता है वो एज अ बेली होता है। बायर की जो पोजीशन होती है ना वो बिल्कुल बेली की तरह से होती है। ओनर वो तब बनेगा जब वो फाइनल पेमेंट या फाइनल इंस्टॉलमेंट को पे कर देगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब देखिए, क्या सेल के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कराया जा सकता है? नहीं। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, अभी आपको गुड्स लेने पड़ेंगे और सेलर के पास में पूरा राइट है कि प्राइस के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाउंड टू पे प्राइस। हायरर में यहां पर बायर के पास में ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा सकता है। रिस्क किसका होगा बेटा? रिस्क यहां पर हमेशा सेलर का होगा। यहां पर ओनर टेक्स नो रिस्क एंड हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर। अगर बायर चाहे तो गुड्स को सब्सिक्वेंट बायर को बेच सकता है, लेकिन यहां पर हायरर गुड्स को पास नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके पास में ओनरशिप है ही नहीं तो वो गुड्स को सब्सिक्वेंट सेल कैसे करेगा? तो गुड्स को सब्सिक्वेंट सेल करने के लिए पहले उसको ओनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। रीसेल, यहां पर बायर रीसेल कर सकता है, यहां पर हायरर नहीं कर सकता जब तक सारी इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए। तो ये डिफरेंस था आपका सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल और बेलमेंट। सेल और बेलमेंट का तो बहुत आसान है। सेल के केस में इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट के केस में केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर से बायर को, यहां पर केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेलर टू बेली। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल हो गई तो उसके बाद गुड्स वापस क्यों करेंगे? लेकिन बेलमेंट के केस में जब पर्पस पूरा हो जाएगा या जो स्पेसिफिक टाइम के लिए गुड्स दिए गए थे तब बेली बेलर को गुड्स वापस कर देगा। तो बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। कंसीडरेशन, सेल के केस में कंसीडरेशन का होना जरूरी है, जबकि बेलमेंट ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस दोनों हो सकती। तो ये डिफरेंस था आपका सेल एंड बेलमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या होता है? देखो पहले इसको। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या होता है कि ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। हम अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसकी लेबर और उसकी स्किल्स का फायदा उठाने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक गोल्ड की ब्रिक है या गोल्ड का बिस्किट है, मैं किसी ज्वेलरी शॉप पर गया, उससे बोला कि भाई इसकी एक रिंग और एक चेन बना दो, इसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दो। तो अब जब वो उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करेगा तो मेरे से लेबर चार्जेस लेगा। तो क्या इस ट्रांजैक्शन को सेल माना जाएगा? क्या ये माना जाएगा कि मैंने वो अंगूठी और चेन या जो भी ज्वेलरी थी वो उससे खरीदी है? नहीं, गोल्ड बिस्किट मेरा था, उसने उसको मॉडिफाई करके दे दिया। जब वो मॉडिफाई करके दे रहा है तो वो हमसे क्या करेगा? वो हमसे लेबर चार्जेस लेगा। तो यहां पर इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में हम सामने वाले की स्किल और सामने वाले के लेबर का फायदा उठा रहे हैं, जिसके हम उसको चार्जेस पे कर रहे हैं। राइट, यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इसको आप ये बोल सकते हो कि यहां पर एक तरीके का बेलमेंट होता है। क्यों? जैसे गोल्ड का जो बिस्किट है उसकी ओनरशिप मेरी है, मैंने उसको दी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन उसके पास में जा रहा है। ओनरशिप वाला केस यहां पर नहीं होता है। देखिए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस। नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग सम वर्क ऑफ लेबर। तो केवल और केवल वर्क ऑफ लेबर किया जा रहा है। आगे देखते हैं।
एक मिनट में पानी पी लेता हूं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ। अब देखिए प्रोसेस इसका क्या होता है। तो सबसे पहले एन ऑफर टू बाय और सेल, ऑफर होना चाहिए गुड्स को खरीदने या बेचने का, और अ प्राइस बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। कोई भी कर सकता है, बायर सेलर को भी कर सकता है, सेलर बायर को भी कर सकता है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्ट होना इंपॉर्टेंट है, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा फॉर अ प्राइस। आगे मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। तो देखो ये चीज मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताई थी। सेल के केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ओनरशिप। ओनरशिप का इमीडिएट ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी सेल मानी जाएगी। हालांकि डिलीवरी यानी कि पोजीशन और कंसीडरेशन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन ये डिलीवरी और कंसीडरेशन अगर आगे भी हो रहे हैं ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होने जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, और बोथ। बिल्कुल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें हो सकती हैं भाई, ये भी टर्म्स और कंडीशन में लिखा हो सकता है कि इमीडिएट डिलीवरी होगी और इमीडिएट पेमेंट होगी, यानी कि कैश सेल। यहां पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैश सेल वाला, और तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन हो गया, तुरंत के तुरंत डिलीवरी हो गई, तुरंत के तुरंत पेमेंट हो गई। यानी अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, एग्जीक्यूटेड। दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरफ से परफॉर्म कर चुकी हैं। या ये भी हो सकता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। ये भी हो सकता है कि डिलीवरी तुरंत जा रही हो और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रही हो। या ये भी हो सकता है दैट द डिलीवरी और पेमेंट बोथ शैल बी पोस्टपोन, यानी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है लेकिन पेमेंट और डिलीवरी दोनों आगे होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट तो है डिलीवरी और कंसीडरेशन, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत हो, वो आगे पीछे भी हो सकती है। आगे देखते हैं मोड फॉर एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखिए इसका कोई तरीका तो प्रिस्क्राइब नहीं है कि सेल का इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए या ऐसा कोई फॉर्मेट दिया हो, वो कैसा भी हो सकता हो। जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हो। देखिए राइटिंग में भी हो सकता है, वर्ड्स ऑफ माउथ भी हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है, इंप्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज यानी इंप्लाइड भी हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। सब्जेक्ट मैटर क्या होंगे, गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टीजेंट गुड्स। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट टर्न पर बताई थी। ठीक, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इससे। आगे देखिए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू पेरिशिंग गुड्स। तो पेरिशिंग गुड्स का बेटा मतलब क्या होता है, पेरिशिंग गुड्स का मतलब होता है जहां पर गुड्स जल्दी खराब हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो अगर मान लीजिए कि जो स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पर क्या होगा, नो नॉलेज टू द सेलर। अब सेलर को इस बारे में नहीं पता है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, गुड्स पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। अब देखो गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन सेलर को पता नहीं है। सेलर को किस बारे में नहीं पता है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस समय गुड्स खराब हो चुके हैं, गुड्स पेरिश हो चुके हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। भाई जब सब्जेक्ट मैटर ही खराब हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स। अब अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है यानी अभी सेल नहीं हुई है, अभी केवल एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है स्पेसिफिक गुड्स के लिए, without any fault on the part of the seller or buyer before the risk passes to the buyer and subsequently the goods perished or become a damage, agreement can be avoided or become void। बिल्कुल यहां पर भी अगर मान लीजिए एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेलर एग्री है कि जब गुड्स उसके पास में आएंगे तब वो गुड्स को बेच देगा, लेकिन यहां पर किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं है। जब तक बायर को रिस्क पास होता उसके पहले पहले क्या हुआ, उसके पहले पहले गुड्स पेरिश हो गए, लेकिन ये बेटा बाद में हुए, पहले नहीं हुए। एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स पेरिश, ठीक है, बाद में गुड्स पेरिश हुए, पहले नहीं हुए। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड और बिकम्स वॉइड, वहां पर भी एग्रीमेंट वॉइड होगा।
अब देखिए फ्यूचर गुड्स है, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स अमाउंट टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बिल्कुल, अगर मान लीजिए फ्यूचर गुड्स हैं तो फ्यूचर गुड्स हैं लेकिन स्पेसिफिक गुड्स हैं, वहां पर अगर गुड्स खराब होते हैं, गुड्स पेरिश होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि जब गुड्स खराब हो चुके हैं तो उसमें परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल होगा, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यानी कि इसको इस तरीके से समझो अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है सेल का, ठीक है, और सेलर की नॉलेज में नहीं है कि गुड्स खराब हो चुके हैं, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रही है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुकी है, उसके बाद में अगर गुड्स पेरिश हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कराया जा सकता है या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या है, फ्यूचर गुड्स की। अब फ्यूचर गुड्स में क्या होगा, फ्यूचर गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद में जब गुड्स आ रहे हैं तब डिस्ट्रॉय हो गए, पेरिश हो गए, तो वहां पर भी क्या होगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। अब देखिए प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, सेक्शन 9 देखिए तो प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी फिक्स किया जा सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तरीका लिखा हुआ है तो उसके थ्रू भी सही किया जा सकता है। डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अब पार्टीज के बीच में अगर पहले कोई तरीका हुआ करता था प्राइस को निकालने का, तो उस तरीके को भी अडॉप्ट किया जा सकता है जो प्रीवियस डीलिंग है उसके अकॉर्डिंग। और वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। अगर गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है तो फिर वहां पर बायर क्या करेगा, बायर गुड्स को वापस नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, बायर क्या करेगा, जो भी रीजनेबल प्राइस है वो रीजनेबल प्राइस बायर सेलर को पे करेगा। इसको आप यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, अग्री टू बी फिक्स इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी आता है, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी तो ये म्यूचुअल कंसेंट पे होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज इस बात पे अग्री कर रही हो कि थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी, तो वहां पर उस केस में फिर थर्ड पार्टी ही प्राइस डिसाइड करेगी। और अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने से मना कर देती है विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी, तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। देखिए एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, देखिए वेयर देयर इज एन where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party। देखिए वही चीज है जो मैंने बताई कि जहां पर प्राइस जो गुड्स की वैल्यूएशन है वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। such third party cannot or does not make such valuation। तो क्या होगा, if the goods or any part thereof have been delivered and appropriated by the buyer he shall pay a reasonable price। देखिए लास्ट वाले पॉइंट पे मैंने आपको यही बताया था कि अगर गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता था कि थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगी, लेकिन अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने क्या किया कि गुड्स की डिलीवरी पहले ही कर दी बायर को, तो फिर बायर वहां पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराएगा, वो रीजनेबल प्राइस पे करेगा। लेकिन बेटा ये तब होगा जब गुड्स की डिलीवरी बायर को मिल चुकी हो, ठीक है। और अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं मिली है और वहां पर उसने थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया, तो दिस द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। देखिए वेयर सच पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ, अब सेलर या बायर इन दोनों में से कोई भी एक बंदा सेलर को थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर रहा है, थर्ड पार्टी को डिस्टर्ब कर रहा है या थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड नहीं करने दे रहा है, तो अब यहां तो फॉल्ट तो है या तो सेलर की या बायर की। तो अगर किसी की फॉल्ट की वजह से थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रही है, थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है, तो जो पार्टी प्रिवेंट कर रही है वो पार्टी सामने वाली पार्टी को कॉम्पनसेशन देगी। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट, तो वहां पर कॉम्पनसेशन के लिए जाया जा सकता है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। P is having 2 bikes, he agrees to sell both of the bikes to S at a price to be fixed by Q। तो अब यहां पर P और S के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें P अग्री है कि वो अपनी दोनों बाइक S को बेचेगा, लेकिन उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, Q। अब उसने क्या किया कि एक बाइक की डिलीवरी
इमीडिएट दे दी, एक बाइक की डिलीवरी वो दे चुका है, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्यू रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस। अब क्यू ने रिफ्यूज कर दिया, क्यू ने डिसाइड किया नहीं। एज सच पी आस्क एस टू रिटर्न द बाइक ऑलरेडी डिलीवर्ड व्हाइल एस क्लेम्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द सेकंड बाइक टू। अब वहां पर पी क्या कह रहा है, पी कह रहा है भाई जो एक बाइक की डिलीवरी तुम्हें दी है वो तुम वापस करो। एस क्या कह रहा है कि भाई तुम दूसरी वाली जो बाइक है वो भी मेरे को दो। तो अब इस केस में होगा क्या, जिस बाइक की डिलीवरी जा चुकी है तो उस केस में बायर एस शैल पे रीजनेबल प्राइस टू पी फॉर द बाइक ऑलरेडी टेकन। एज रिगार्ड द सेकंड बाइक द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, और जो दूसरी बाइक है जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कराया जा सकता है। तो बेटा यूनिट 1 में आपका इतना ही था। तो आज हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट की, केवल 2 वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट आपकी, ठीक। और उम्मीद है सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके रिवाइज भी हो गए होंगे। एक बार मॉड्यूल से इसकी थ्योरी को गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे एग्जांपल्स देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस वाली जो यूनिट है इसके क्वेश्चंस आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो उससे आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं। तो चलिए यूनिट 2 नेक्स्ट रन पे स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।